हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज राहुल कांत गौतम एंड आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे मध्यकालीन इतिहास के बारे में। मध्यकालीन इतिहास, और इसमें हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में। दिल्ली सल्तनत। तो सबसे पहले देखते हैं कि आपके पूर्व मध्यकालीन भारत में अर्ली मेडिवल पीरियड में आपकी कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई थी। तो सबसे पहला है आपका कि भारत पर मुस्लिमों का पहला आक्रमण कब हुआ था। तो पहला आक्रमण जो भारत पे हुआ मुस्लिमों का, ये 712 एडी में हुआ था। अरबों का सिंध पर आक्रमण। तो ये सिंध प्रदेश पे पहली बार इन्होंने अटैक किया था मुस्लिमों ने, और अटैक करने मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया सिंध पर 712 में, और यहाँ पे इसकी ये विजयी हो गया। और जो आपके सिंध के राजा थे, यहाँ पे दाहिर राजा थे सिंध के, इनको पराजित कर दिया और बाद में इनकी हत्या कर दी गई थी। और इनकी पत्नी का नाम क्या था? पत्नी का नाम था रानी बाई। रानी बाई। और इनकी दो पुत्रियां भी थीं, दो बेटी थी, सूर्य देवी एंड सूर्य देवी, और दूसरी थी आपकी परमाल देवी। ये हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे डिटेल में, अभी हम लोग सिर्फ एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ेंगे। तो दाहिर की जो पत्नी थी रानी बाई, इन्होंने क्या कर लिया, इनकी मृत्यु के बाद इन्होंने जौहर कर लिया। जौहर। और जौहर जो होता था वो बेसिकली ये लोग अग्निकुंड में अपने प्राणों की आहुति देती थी, तो उसको जौहर बोला जाता था। तो मोहम्मद बिन कासिम जो सेनापति था, ये उम्मयद राज का सेनापति था, उम्मयद राज का। और कासिम ने सिंध के राजा दाहिर को मार दिया था, और उनकी पत्नी ने उसके बाद जौहर कर लिया। और उनकी जो बेटियां थीं सूर्य देवी और परमाल देवी, इनको क्या किया था, कासिम अपने साथ बंदी बना के ले गया था। और कासिम की उस वक्त उम्र जो थी वो 17 ईयर थी, 17 वर्ष की आयु में इसने सिंध पर आक्रमण किया था। और कासिम ने पहली बार सिंध पर जजिया लगाया था। तो ये बिल्कुल दिमाग में रखिएगा, सिंध पर सबसे पहले जजिया किसने लगाया? कासिम पर, कासिम ने। इन 713 में कासिम ने मुल्तान पर विजय प्राप्त की। मुल्तान पे। मुल्तान की विजय जो थी भारत में अरबों की अंतिम विजय मानी जाती है। और अरबों ने क्या, दिरहम नामक सिक्के चलाए थे, दिरहम। और इन्होंने देखिए खजूर की खेती तथा ऊंट पालन शुरू करवाया था। ऊंट पालन शुरू करवाया था क्योंकि अरब जो है ये बेसिकली क्या है, रेगिस्तान है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो ये ट्रैवल करने के लिए या यातायात के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ऊंट का प्रयोग करते हैं। इसीलिए इन्होंने भारत में भी ऊंट पालन शुरू करवाया। फिर उसके बाद है तुर्कों का आक्रमण। तो सबसे पहला तुर्क आक्रमण भारत पे कब हुआ? ये आपका 986 में हुआ, सुबुक्तगीन के द्वारा। 986 ईस्वी में हिंदू शाही राजवंश के राजा थे आपके जयपाल, इस पर इन्होंने हमला किया और जयपाल की पराजय हो गई। तो 986 में। तो ये आपका भारत में क्या था? भारत में पहला आपका तुर्क आक्रमण था। ये चीज़ आपको बिल्कुल दिमाग में रखनी है। भारत में पहला तुर्क आक्रमण कब हुआ? 986 में सुबुक्तगीन के द्वारा। और कहाँ पे किया इन्होंने? ये हिंदू शाही राजवंश के राजा जयपाल पे इन्होंने आक्रमण किया था। और फिर इसके आगे देखते हैं कि महमूद गजनवी जो था, ये आपका कहाँ का था? ये गजनी प्रदेश का था। और ये गजनी जो आपका है ये अफगानिस्तान का था। देखिए एक इतिहासकार ने कहा, हेनरी इलियट के अनुसार भारत पर गजनवी ने 17वीं बार, मतलब 17 बार आक्रमण किए थे। और देखिए गजनवी जो था ये भारत पर बेसिकली राज नहीं करना चाहता था। इसका बेसिक उद्देश्य था कि भारत से जो सोना चांदी है या यहाँ से लूट पाट करके चले जाना। तो ये यहाँ पे राज करने नहीं आया था। तो इसीलिए इसने भारत पे 17 बार आक्रमण किए, जैसे सोमनाथ पे किया, मथुरा पे किया, कन्नौज पे किया, नागरकोट में। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला ये पहला शासक था। फिर आपका सबसे इम्पोर्टेंट है 1025 में आपका
सोमनाथ पर इसने अटैक किया। सोमनाथ मंदिर है आपका, ये आपका गुजरात में है, और यहाँ से इसने अपार धन दौलत ये अपने साथ लूट कर ले गया था। और ये गुजरात में उस वक्त जो आपके राजा थे, किसका शासन था? ये चालुक्य वंश का था। देखिए एग्जाम में यही पूछता है कि सोमनाथ पे अटैक के टाइम पे आपको गुजरात के शासक का नाम कौन था, या कौन से वंश का साम्राज्य था। तो चालुक्य वंश के शासक थे और भीम प्रथम थे, भीम प्रथम। फिर आगे है कि इनके टाइम पे कौन कौन से इतिहासकार थे महमूद गजनवी के टाइम पे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका अल बरूनी। अल बरूनी को महमूद गजनवी अपने साथ लेकर आया था। अल बरूनी ने जो किताब लिखी है उसका नाम है किताब उल हिंद, जिसको तहरीक हिंद भी बोलते हैं। तहरीक हिंद ये अरबी भाषा में लिखी गई है, और पहला मुस्लिम इतिहासकार है जिसने क्या किया, हिंदू पुराणों को भी पढ़ा था। तो ये भी दिमाग में रखिए, हिंदू पुराण। और ये किताब का नाम जरूर याद रखिएगा, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि अल बरूनी ने किस किताब की रचना की थी, या अल बरूनी किसके शासनकाल में था। तो इसके आगे देखते हैं फिरदौसी जो थी, फिरदौसी जो थे, इन्होंने क्या शाहनामा लिखी थी, और ये फारसी कवि थे। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा है। फिर आपका उत्बी, इन्होंने लिखा था किताब उल उद यमनी, ये गजनवी का क्या दरबारी कवि थे, ठीक है। और गजनवी ने आपके पंजाब और अफगानिस्तान पे भी कब्जा कर लिया था। फिर आपका आता है मोहम्मद गौरी का जो टाइम पीरियड है ये क्या है, 1173 से 1206 ईस्वी तक। और गौरी जो थे ये आपके गौर प्रदेश का राजा था। ये भी आपके कहाँ का था, अफगानिस्तान का। और ये अफगानिस्तान का जो लोअर हिस्सा है वहाँ पे ये गौर प्रदेश है। तो इन्होंने 1178 पर गुजरात पे आक्रमण किया था इसने भी, 1178 में आपका गुजरात पे हमला किया। और उस वक्त आपके जो राजा थे गुजरात में वो चालुक्य वंश था, और शासक कौन थे आपके, भीम सेकंड। 1025 में शासक कौन थे, जब सोमनाथ पर अटैक हुआ था तब आपके भीम सेकंड थे, और डायनेस्टी आपकी यही थी। तो भीम सेकंड ने कयाद्रा की लड़ाई में गौरी को हरा दिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। फिर आपका हुआ 1191 में तराइन का पहला युद्ध, बैटल ऑफ तराइन। ये किस किस के बीच हुआ था, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच में। और इसमें किसकी विजय हुई, पृथ्वीराज तृतीय की। तराइन का पहला बैटल, और तराइन जो है आपका ये है आपका करनाल हरियाणा में, ये भी याद रखिएगा, करनाल हरियाणा। इसके आगे देखते हैं 1192 में आपका तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था, 1191 में पहला हुआ जिसमें पृथ्वीराज तृतीय की विजय हुए थे। और तराइन का दूसरे युद्ध में आपका गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच ही लड़ा गया था। बट इसमें जो पृथ्वीराज तृतीय थे इनकी क्या हो गई, इनकी हार हो गई थी, ठीक है। फिर इसके बाद हुआ 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ, 1194। चंदावर का युद्ध जो हुआ था आपका मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच में हुआ था। जयचंद आपका कन्नौज का राजा था, और ये गढ़वाल साम्राज्य से बिलोंग करता था। तो ये आप बिल्कुल याद रखिए। तराइन का पहला युद्ध हुआ 1191 में, जिसमें पृथ्वीराज तृतीय जीते थे। 1192 में आपका पृथ्वीराज तृतीय की हार हो गई थी। और 1194 में ये चंदावर का युद्ध था, इसमें कौन, जयचंद और गौरी के बीच में, और इसमें जयचंद हार गया था। और इस युद्ध में जो था, गौरी की तरफ से किसने लड़ाई लड़ी थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो था ये गौरी का स्लेव था, गुलाम था। तो ये अभी आगे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसका नाम याद रखिए। ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने गौरी की तरफ से लड़ाई की थी इसमें। अब 1206 में 1206 गौरी क्या था, अपना युद्ध करके वापस जा रहा था, और झेलम नदी के पास ये धम्यक जिला है, वहाँ पे इसकी हत्या कर दी गई कोखर्स के द्वारा। तो 1206 में गौरी क्या था,
गौरी मर गया, इसकी हत्या कर दी गई। और यहाँ पे भारत में इसने अपना राज्य किसके हाथ में दे के गया था? ये कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथ में, कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि इसका गुलाम था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक। अब इसके आगे देखते हैं। तो आगे है कि भारत का शासन ये ऐबक के हाथ में दे गया था, और ऐबक ने आगे चलकर किसकी स्थापना की? गुलाम वंश की। और यहाँ से आपका क्या शुरू होता है? दिल्ली सल्तनत। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, दिल्ली सल्तनत आपकी कहाँ शुरू होती? गुलाम वंश से। और गुलाम वंश जो आपका शुरू, इसकी जो नींव रखी गई थी ये ऐबक के द्वारा रखी गई थी। अब देखिए, मोहम्मद गोरी के जो आपके गुलाम थे, ये कुतुबुद्दीन ऐबक था, यालदूज था, कुबाचा था, है ना, और आपका बख्तियार खिलजी। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये याद रखिएगा। बख्तियार खिलजी क्या था? बख्तियार खिलजी ने 1197 पे बिहार पर विजय प्राप्त की थी, और 1202 में इसने बंगाल पे अटैक किया। और बख्तियार खिलजी इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसने नालंदा और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो थी उसको नष्ट कर दिया था, है ना। और जो नालंदा विश्वविद्यालय का जो पुस्तकालय था उसको भी इसने जला दिया था। वो कहते हैं कि नालंदा उस वक्त विश्व की सबसे बड़ी विश्वविद्यालयों में था, और यहाँ पे पूरे वर्ल्ड से मतलब स्टूडेंट्स आते थे पढ़ने के लिए, तो इसने इसको जला दिया था। और ये एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है कि नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय को किसने जलाया है? मोहम्मद बख्तियार खिलजी ने। तो इसलिए आप ये नाम याद रखिएगा। ठीक है, और गौरी के जो गुलाम थे वो मेनली कौन कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक, यालदूज और कुबाचा। और इनके गौरी के शासन काल में, गौरी का जब शासन था तो उसने सिक्कों पर देवी गॉडेस लक्ष्मी की आकृति बनवाई थी। और गजनवी के समय पर एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के चले थे। तो ये चीज़ भी आपका याद रखना है कि किस राजा के शासन में सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी थी, और वो भी मोहम्मद गोरी के टाइम पे। अब मेनली देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत के बारे में। तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की? कुतुबुद्दीन ऐबक। और ऐबक कौन था आपका? मोहम्मद गौरी का गुलाम था, स्लेव था। तो दिल्ली सल्तनत में आपके बेसिकली 5 वंश इस्टेब्लिश किए गए, डायनेस्टी इस्टेब्लिश की गई थी। तो पहला आपका जो था वो गुलाम वंश है। गुलाम वंश आपका जो था 1206 से 90 ईस्वी तक था। फिर आपका खिलजी वंश 90 से 20, तुगलक 1320 से 1413 ईस्वी तक, और सैयद वंश आपका जो था वो 1451 तक। और सबसे लास्ट में जो था आपका लोधी वंश आया, ये 1451 से 1526। और 1526 में आपकी किसकी नींव रखी गई थी? मुगल साम्राज्य की, है ना। 1526 में आपके बाबर ने अटैक किया था, और इसमें इब्राहिम लोधी की मौत हो गई थी। इसको बाद में हम लोग जब मुगल वंश के बारे में पढ़ेंगे तब पूरा डिटेल में पढ़ते हैं। तो पहला है आपका गुलाम वंश के बारे में देखते हैं, जिसको ममलूक वंश भी बोला जाता है। तो गुलाम वंश की स्थापना की गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, और इसको मामलूक वंश भी बोलते हैं। तो ये भी याद रखिएगा, मामलूक बोला जाता है सैनिक कार्यों के लिए लाए जाने वाले गुलाम, इसलिए इसको मामलूक का नाम दिया गया था। क्योंकि देखिए, दिल्ली सल्तनत के टाइम पे जो गुलाम लाए जाते थे उनको बेसिकली या तो युद्ध के लिए या अपने कामों के लिए उनको पूरा ट्रेनिंग दी जाती थी। तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखना है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था ये बेसिकली क्या था? तुर्क जनजाति से था, और इसके नाम का अर्थ है चंद्रमा का देवता। और ये गुलाम वंश का संस्थापक था, और इसने जो अपनी राजधानी बनाई, अब ये इम्पोर्टेंट है, तो राजधानी कौन थी इसकी? लाहौर थी इसकी राजधानी। और इसने कभी सुल्तान की पदवी धारण नहीं की। देखिए, सुल्तान की जो पदवी दी जाती थी वो बेसिकली खलीफाओं के द्वारा दी जाती थी। आपको खलीफाओं से परमिशन लेनी पड़ती थी कि हाँ पूरी तरीके से सुल्तान हो गए हैं, तो इसीलिए इसने सुल्तान की पदवी धारण नहीं की। और ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था। अब इसने कौन कौन सी उपाधियां धारण की, तो ये एग्ज़ाम में पूछ लेता है कि
दिल्ली सल्तनत में किस राजा को, सुल्तान को लाख बख्श की उपाधि दी गई? तो लाख बख्श किसको बोला जाता था? कुतुबुद्दीन ऐबक को, क्योंकि ये लाखों रुपए दान करता था, लाखों का दान करने वाला, इसीलिए इसको लाख बख्श बोला गया। और आपका जो पील बख्श जो थे, ये हाथियों का दान करने पे इसको बोला गया। फिर आगे देखते हैं। निर्माण में देखते हैं कि इसने किस किस चीज़ का कंस्ट्रक्शन करवाया, क्या क्या बनवाया था। तो कुतुब मीनार का जो निर्माण करवाया है, निर्माण कार्य शुरू किया है, ये किसके द्वारा किया गया? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। तो कुतुब मीनार किसके द्वारा शुरू किया गया? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। और ये किसकी याद में बनवाया था, इसने शुरू किया था? सूफी संत थे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ये बिल्कुल याद रखिए, ये एक सूफी संत थे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। तो इनकी याद में इसने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया था। और ये आपका यूनेस्को साइट भी है, ठीक है, तो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, यूनेस्को साइट इन इंडिया, है ना। और भारत की पहली मस्जिद बोला जाता है कुबुत उल इस्लाम, ये भी आपका दिल्ली में ही, और ये आपका महरौली, ये कुतुब मीनार के पास ही है। कुबुत उल इस्लाम, ये भारत की पहली मस्जिद इसको माना जाता है। 2.5 दिन का झोपड़ा, ये आपका अजमेर में है, ये भी किसके द्वारा? कुतुब ऐबक के द्वारा बनवाया गया है। और मध्यकाल में आपका पहली बार राजस्व प्रथा को लागू किया गया। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम में यहीं से क्वेश्चन आता है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू करवाया था? ऐबक ने। किसकी याद में? बख्तियार काकी की। पहली मस्जिद कुबत उल इस्लाम किसके द्वारा बनवाई गई? ये भी ऐबक के द्वारा। तो यही सब एग्ज़ाम में आता है, तो आपको याद रखना है ये सब। फिर आगे देखते हैं कि 1210 में चौगान जिसको बोला जाता है, या पोलो जिसको बोलते हैं, पोलो खेलते समय ये घोड़े से गिर गया और इसकी मृत्यु हो गई। तो इसका जो टाइम पीरियड है कितना था? 1206 से 1210, 4 साल के लिए इसने दिल्ली पे रूल किया। तो ये आपका था। अब आगे देखते हैं इल्तुतमिश जो थे, ये आपका क्या, ये शमसी वंश से बिलोंग करता है। देखिए दिल्ली सल्तनत में यहाँ पे अभी तक, आगे देखते हैं तो अलग अलग लोगों ने, मतलब गुलाम वंश में ही अलग अलग लोगों ने, अलग अलग जो जाति या जनजाति से बिलोंग करते थे, या अलग अलग डायनेस्टी से, उन लोगों ने राज किया। तो इल्तुतमिश कौन थे? आपका शमसी वंश से बिलोंग करता, और ये इलवरी तुर्क था। ये इलवरी तुर्क आपकी जनजाति थी, वहाँ उससे बिलोंग करता था। तो ऐबक की मृत्यु के बाद उसका पुत्र पहले आरम शाह बैठा था, बट ये इसके पास इतनी योग्यता नहीं था, तो इसको बाद में गद्दी से उतार दिया गया। और दिल्ली के तुर्कों ने इल्तुतमिश को निमंत्रण भेजा। अब इल्तुतमिश जान लीजिए कौन था? ये आपका ऐबक का भी गुलाम था। ऐबक का ये गुलाम था। ऐबक किसका गुलाम था? गौरी का। तो आपका पहले ऐसे देखते हैं, गौरी का जो गुलाम था वो ऐबक था, ऐबक का जो गुलाम था वो इल्तुतमिश था, है ना। बाद में ये इसका क्या बन गया? दामाद बन गया। इल्तुतमिश का ऐबक का दामाद भी था ये। तो इसने गद्दी संभाली, और ये क्या था पहले, इससे पहले क्या था? बदायूं का गवर्नर था, ठीक है, बदायूं का गवर्नर। तो इल्तुतमिश ने क्या किया? अपनी राजधानी किसको बनाया? दिल्ली को बनाया, दिल्ली को, है ना। और इससे पहले आपकी जो राजधानी थी वो क्या थी? लाहौर थी। तो इसने लाहौर से शिफ्ट कर दी दिल्ली राजधानी। तो ये याद रखिएगा, किस सुल्तान ने आपकी लाहौर से दिल्ली शिफ्ट की राजधानी? ये आपको इल्तुतमिश ने की। और दिल्ली का वास्तविक संस्थापक इसी को बोला जाता है, क्योंकि जो आपका ऐबक था वो कहाँ से राज कर रहे थे? ये लाहौर से कर रहे थे, बट इसने अपनी कैपिटल दिल्ली शिफ्ट कर दी थी, इसीलिए इसको वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। तो इसके आगे देखते हैं। और आपके जो इल्तुतमिश था, इसको क्या बोला गया? गुलामों का गुलाम, स्लेव ऑफ अ स्लेव, क्योंकि ये ऐबक का गुलाम था। और ऐबक आपका गौरी का गुलाम था, मोहम्मद गौरी का।
और इसी क्रम में इसने इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा कराया था। शुरुआत की थी आपकी ऐबक ने और इसने निर्माण पूरा कराया था। अब आगे देखा जाए, इसके आगे देखते हैं कि इनके शासनकाल में कौन कौन सी प्रथाएं शुरू की गई थी एडमिनिस्ट्रेशन में। तो पहला आपका था इक्ता प्रणाली। इससे कई बार क्वेश्चन आया कि इक्तादार या इक्ता प्रणाली क्या थी। तो ये क्या है, एक अरबिक वर्ड है और इसका मतलब होता है भूमि। तो वेतन के बदले भूमि देना, ठीक है। तो इसने क्या किया, इक्ता प्रणाली में ये आपका जो भी ये लोगों को क्या करता था, भूमि दे देता था और उनको वेतन नहीं देता था। तो इसी प्रणाली को क्या बोला गया, इक्ता प्रणाली। और जो इक्ता जिसको दिया जाता था उसको बोलते थे इक्तादार, और उससे वो अपना आर्मी को मेंटेन करता था और उनको वो अपना वेतन देता था। तो इससे राजा के ऊपर कोई बर्डन नहीं था, सुल्तान के ऊपर। तो इसको इक्ता प्रणाली बोला गया। फिर इसने एक संगठन बनाया जिसको तुर्के चालीसा बोलते हैं। तुर्के चालीसा या चहलगानी भी बोलते हैं। तुर्के चहलगानी की स्थापना की थी और इसमें 40 मेंबर होते थे और जो कि आपके इसके गुलामी होते थे। बट इसने बनाया इसलिए था क्योंकि ये सबसे कॉन्फिडेंशियल आदमी थे, इसके मतलब ये इन पे भरोसा करता था, इसीलिए इसने तुर्के चालीसा या चहलगानी की स्थापना की ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें आपके 40 मेंबर थे। फिर है आपका कि इसने कौन कौन सी मुद्रा चलाई, ये देखते हैं कि ये पहला आपका सुल्तान था जिसने क्या चलाया था, अरबी सिक्कों का प्रचलन शुरू किया, अरबिक कॉइन, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, अरबिक कॉइन इसने शुरुआत की थी। और चांदी का टंका और तांबे का जीतल, ये भी शुरुआत किसके द्वारा की गई, इल्तुतमिश के द्वारा। 175 ग्रेन, और यहाँ भी ये 175 ग्रेन का ही था, तांबे का जीतल। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। और फिर क्या था, दिल्ली में टकसाल, मतलब जहाँ पे सिक्के बनते थे उसको टकसाल बोला जाता है, और टकसाल स्थापित किया। और टंकों पर टकसाल का नाम लिखने की परंपरा, तो जो आपका कॉइन होता था उस पर टकसाल का नाम भी लिखा रहता था। और ये दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने क्या किया था, सुल्तान की पदवी धारण की थी। तो ये भी याद रखिए, एग्जाम में पूछ लेता है कि दिल्ली सल्तनत का पहला कौन सा शासक था जिसने सुल्तान की पदवी धारण की। तो आपका आंसर विल बी इल्तुतमिश, है ना, इल्तुतमिश। और ऐबक ने सुल्तान की पदवी धारण नहीं की थी। तो इल्तुतमिश ने आपकी पदवी धारण की थी और ये खलीफाओं के द्वारा इसको पदवी दी गई थी। फिर आपका देखते हैं कि किस किस चीज़ का निर्माण हुआ है। इसको क्या भारत में मकबरों के निर्माण का जनक बोलते हैं। और सुल्तानगढ़ी का मकबरा जो है दिल्ली में बना हुआ, और ये भारत का पहला मकबरा है। तो ये आप याद रखिएगा। कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था इसने पूरा, और इसको भारत में गुंबद निर्माण का पिता भी बोला जाता है, गुंबद निर्माण का पिता। आगे है, इल्तुतमिश को बगदाद के खलीफा अल मुतनसिर बिल्लाह से मान्यता प्राप्त हुई थी। और इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री रजिया को उत्तराधिकारी घोषित किया था। तो ये आप पहले देखेंगे कि पहली बार मुस्लिम शासिका, पहली बार लड़की को, वुमेन को अपना उत्तराधिकारी बनाया था इसने। तो ये भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका होगी। तो रजिया क्योंकि इनके जो पुत्र थे वो आपके अयोग्य थे, इसलिए उसने अपनी पुत्री को उत्तराधिकारी घोषित किया था। अब इनके कार्यकाल में कौन कौन से इतिहासकार रहे हैं मेन। तो पहला है आपका मिनहाज उस सिराज, ये आपका तबकाते नासिरी, ये आप देख लीजिएगा, तबकाते नासिरी इसकी इन्होंने किताब लिखी थी। और ये आपका दूसरे थे मोहम्मद जुनैदी और फ़खरुल मुल्क इशामी। तो ये आपके इम्पोर्टेंट इतिहासकार हैं जो किसके टाइम पे थे, इल्तुतमिश के टाइम पे। और देखिए इल्तुतमिश के टाइम पे आपका जो मंगोल आक्रमणकारी थे इनका बहुत खतरा रहता था। मतलब पूरे आप दिल्ली पीरियड में देखोगे तो मंगोलों से इनको कई बार लड़ना पड़ा। तो मंगोल आक्रमणकारी जो चंगेज खां था, इससे इसने अपने राज्य को बचाया था। कैसे बचाया कि जलालुद्दीन मांग बरानी, इसका पीछा करते करते आपका जो चंगेज खां था वो
भारत तक आ गया था, बट आपका इल्तुतमिश ने इसको शरण नहीं दी और इस प्रकार क्या हुआ, मंगोल आक्रमणकारियों से, मंगोल आक्रांताओं से भारत को बचाया था। तो ये आप देख लीजिएगा। फिर आपका होता है तराइन का तीसरा युद्ध, बैटल ऑफ तराइन। तो तराइन का जो तीसरा युद्ध हुआ था वो इल्तुतमिश के बीच में और याल्दूज और कोबाचा। याल्दूज और कोबाचा कौन थे, ये भी गुलाम थे, है ना, ये आपके गुलाम थे। इन दोनों के बीच, इन तीनों के बीच में तराइन का थर्ड युद्ध हुआ था और इसमें इल्तुतमिश की जीत हुई। और इसके बाद क्या हुआ, दिल्ली का जो गजनी से संबंध था वो ख़त्म हो गया, ठीक है, संबंध विच्छेद हो गया और उसका गजनी का कोई अन्य सुल्तान दिल्ली के सिंहासन पर दावा नहीं कर सका। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए एक चीज़ और है कि जो आपकी इक्ता प्रणाली थी ये आपका हेरिडेटरी नहीं थी। अभी याद आया, इक्ता प्रणाली में आपके हेरिडेटरी नहीं थी कि पिता के पास से पुत्र और पुत्र के बाद से फिर जनरेशन टू जनरेशन नहीं था। इसके लिए था कि जो भी आपका योग्य व्यक्ति होगा उसको इक्तादार बनाया जाएगा। तो ये आप याद रखिएगा कि यहाँ पर आपका जो इक्ता सिस्टम था वो हेरिडेटरी नहीं था, वंशानुगत नहीं था। फिर आगे देखते हैं कि रजिया का जो 1236 से 1240 ईस्वी तक। तो पहला है कि आपका जो पहली मुस्लिम महिला शासिका थी ये रजिया, और इल्तुतमिश का जो पुत्र था बहराम शाह था और ये रजिया का भाई था, तो इसको। और फिर यहाँ पे एक केरा प्रणाली शुरू हुई, पर्दा ना करना। तो देखिए रजिया जब सुल्तान बनी थी, रजिया जब शासिका बनी, तो पहले तो ये अपने दरबार में पर्दा करके जाती थी, बट कुछ टाइम के बाद इन्होंने पर्दा हटा दिया। मतलब पर्दा ये अपना फेस खोल के, चेहरा खोल के जाती थी, जिससे जो आपके उलेमा वर्ग था, उलेमा जो होते थे ये आपके धार्मिक गुरु बोले जाते हैं मुस्लिमों में, तो उलेमा वर्ग था वो काफ़ी असंतुष्ट था रजिया से कि एक तो वो मुस्लिम महिला शासिका बनी थी तो इसके ही खिलाफ थे, बाद में उसने जब पर्दा करना छोड़ दिया तो उसके खिलाफ भी बहुत थे, तो बहुत सारी साजिश करते रहते थे बैठ के। फिर इसके बाद था कि रजिया की जो शादी हुई वो बठिंडा के सरदार थे अल्तूनिया से इसने शादी की थी, और 1240 में कैथल हरियाणा के पास हत्या कर दी गई रजिया की। तो ये आपका हो गया। इसके आगे देखते हैं गियासुद्दीन बलबन, इनका था 1266 से 1280 के बीच, और ये जो थे इलबारी वंश के शासक थे, इलबारी वंश। अभी ये हमारा क्या चल रहा है, ये गुलाम वंश ही चल रहा है, लेकिन फिर इसके बाद थे तुर्के चालीसा और इक्ता प्रणाली। जो तुर्के चालीसा और इक्ता प्रणाली है, इनका क्या कर दिया इनने इसका खात्मा कर दिया। और इसने एक पॉलिसी बनाई, रक्त एवं लौ, पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी बनाई थी। तो ये पूछ लेता है एग्जाम में, पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन किसने बनाई थी, एडॉप्ट की थी, तो ये आपका गयासुद्दीन बलबन के द्वारा। और फिर जिले लाही, ये अपने आप को जिले लाही की पदवी देता था। ये बोलता था कि पृथ्वी पर जो सुल्तान होता है या राजा होता है वो पृथ्वी पर खुदा का प्रतिनिधि होता है, और ये बहुत निरंकुश शासक था, तो इसने अपने आप को जिले लाई या नियाबते खुदाई का प्रतिपादन किया। और आगे है कि इसने कौन कौन सी प्रथाएं शुरुआत की। तो पहला आपका था सिजदा प्रथा इसने शुरुआत की थी। तो सिजदा जो, ये आप याद रखिएगा, ये एग्ज़ाम में पूछता है कि किस सुल्तान ने सिजदा और पैबोस नामक प्रथाएं शुरू की थी, तो आपका गयासुद्दीन बलबन ने। तो सिजदा जो था उसमें क्या होता था, भूमि पर लेटकर अभिवादन करते थे सुल्तान को, इसको सिजदा बोलते हैं। और पैबोस जो होता था सुल्तान के पैरों को चूमना, इसको बोलते थे पैबोस। और इसने नौरोज जो फेस्टिवल है उसकी शुरुआत की थी। ये एक ईरानी त्यौहार होता है और ये फारसी नववर्ष पे मनाया जाता है, और इसे इसने अपने दरबार पे लागू किया था। और बलबन ने क्या था, मद निषेध, मतलब शराब पे लिकर बैन कर दिया था इसने, ठीक है, अपने दरबार में।
और देखिए यहाँ पे कौन कौन से डिपार्टमेंट, ये आपका एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है कि दीवाने अर्ज किसको बोलते हैं। तो दीवाने अर्ज क्या होता था आपका, मिलिट्री डिपार्टमेंट को, सैन्य विभाग को दीवाने अर्ज का नाम दिया गया। और दीवाने बरीद होता था आपका गुप्तचर विभाग होता था, ये आपका गुप्तचर विभाग होता था। तो ये आप याद रखिएगा कि दीवाने अर्ज किसको बोलते हैं, सैन्य विभाग को, और दीवाने बरीद गुप्तचर विभाग को। और इनके दरबार में जो कवि थे या इतिहासकार थे, उनमें सबसे इम्पोर्टेंट है आपके कौन, अमीर खुसरो और अमीर हसन। तो ये भी आप याद कीजिएगा। आगे देखते हैं। फिर आपका आता है खिलजी वंश। खिलजी वंश की स्थापना कब हुई आपके, 1290, और इनका जो शासन रहा है वो कब तक रहा है, 1320 ईस्वी तक। तो खिलजी वंश का जो संस्थापक था वो किसको बोला जाता है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। 1290 से 96 वर्ष तक इनका शासन रहा है, और ये खिलजी वंश के संस्थापक थे। और इनके जो दामाद थे वो कौन था, अलाउद्दीन खिलजी, और इसने उसको सेनापति बनाया, और जो इसका क्या था, भतीजा भी था। और अलाउद्दीन खिलजी ने ही इसकी हत्या कर दी थी, जलालुद्दीन की। आपने पद्मावत मूवी देखी होगी, उसमें आपका जो रणवीर सिंह होते हैं वो किसकी हत्या कर देते हैं, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, और उसके बाद मतलब उसके बाद राजगद्दी पे बैठ जाता है। तो इसमें देखते हैं, और देखिए जब इसने हत्या की थी, इसके पीछे की थोड़ी स्टोरी बताते हैं। तो ये आपका देवगिरी, दक्षिण भारत में पड़ता है देवगिरी, उसको अलाउद्दीन लूटने गया था, उस राज्य पर अटैक किया था, क्योंकि उसको पता था कि देवगिरी जो था वह काफ़ी समृद्ध प्रॉस्परस स्टेट था, तो वो चाह रहा था कि यहाँ का धन दौलत लूट लें। तो उसने परमिशन ली थी जलालुद्दीन से, कहीं जगह का नाम नहीं याद आ रहा, दूसरी जगह पे आक्रमण करने की। लेकिन बट क्या है, उसी के साथ ये देवगिरी को भी लूट के लाया, लूटपाट किया यहाँ पे, और इसको अपार संपत्ति यहाँ से प्राप्त हुई थी। और ये बाद में मतलब कहा तो बहुत कुछ जाता है कि खिलजी वंश जब तक चला है तब तक वो संपत्ति ख़त्म नहीं कर पाया था ये। तो वहाँ से इसने लूटपाट की, और इसी पैसे को मतलब लेने के लिए आपके जो जलालुद्दीन थे वो अलाउद्दीन के पास जाता, और वहीं पर ये और इसका भाई मिलके उनकी हत्या कर देता है। उसके बाद अपना राजा बन जाता है। फिर आगे देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी का जो कार्यकाल रहा है वो 1296 से 1316 तक रहा है, और 1304 में इसने सीरी को राजधानी बनाया, सीरी। और मध्यकाल का प्रथम अर्थशास्त्री इसको बोला जाता है, क्योंकि इसने बाजार नियंत्रण प्रणाली, मतलब इस पे आपका मार्केट रिफॉर्म पॉलिसी को लागू किया था। इसमें क्या होता था कि इसमें जो आपके कमोडिटीज़ थी या जो भी वस्तुएं होती थी जो बाज़ार में बेची जाती, उनका प्राइस निश्चित रहता था, तो कोई भी ब्लैक मार्केटिंग नहीं होती थी। तो इसलिए इसने मार्केट रिफॉर्म पॉलिसी को अडॉप्ट किया था। और ये फिर इसने क्या था कि ये सिक्कों पर सिकंदर द्वितीय या सिकंदर सानी की उपाधि इसने धारण की थी, और सिक्कों पे उसको मतलब लिखवाता था, अंकित करवाता था। तो सिकंदर द्वितीय की उपाधि किसने धारण की थी, ये आपका आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी, तो ये याद रखिएगा। फिर है आपका खालसा भूमि, पूछ लेता है खालसा भूमि क्या थी, ये कई बार पूछा गया एग्जाम में। तो खालसा भूमि होती थी सुल्तान की निजी भूमि, है ना, सुल्तान की निजी भूमि होती, उसको बढ़ाने के लिए मतलब उसका विस्तार करने के लिए इसको लागू किया गया था। और ये जो भी योग्य व्यक्ति होते थे उनके पास भूमि रहे, इसलिए इसने इसको लागू किया था। बाद में था जो आपका मदपान या लिकर बैन था, इसने भी लिकर बैन किया था, शराब का सेवन बंद करवा दिया था। और इनकी जो इम्पोर्टेंट विजय थी, मतलब विक्ट्री, तो पहला आपका चित्तौड़ पे थी, जो मूवी में आपको पद्मावत मूवी में दिखाया गया, राजा रतन सिंह वहाँ के राजा थे। और रानी पद्मावती को, क्योंकि ये रानी पद्मावती
को मतलब पाना चाहता था, इसलिए इसने वहाँ पे अटैक किया था। और वहाँ पे उसके बाद स्त्रियों ने क्या किया, सामूहिक जौहर किया सॉरी। तो क्या होता था जौहर, वही अग्निकुंड में ये अपने आप को जिंदा जला देना जौहर बोला जाता है। और जो आपका इसका उल्लेख जो मिलता है कहानी का, ये मलिक मोहम्मद जायसी की लिखी हुई एक किताब है पद्मावत। तो ये उस पे इसका उल्लेख मिलता है। और चित्तौड़ का इसने बाद में, चित्तौड़ पे जब विजय प्राप्त की तो चित्तौड़ का नाम बदल दिया, अपने पुत्र के नाम पे रख दिया। इसके पुत्र का नाम था खिज्र खां, तो इसने चित्तौड़ का नाम क्या रखा था, खिजराबाद। लेकिन हालांकि ज़्यादा टाइम तक ये चित्तौड़ पे कब्जा नहीं कर सका। इसकी मृत्यु के बाद चित्तौड़ को स्वतंत्र करा लिया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। चित्तौड़ का नाम क्या है, चित्तौड़ का क्या नाम रखा है, खिजराबाद, है ना, खिजराबाद। फिर आगे देखते हैं। दक्षिण भारत की विजय, दक्षिण भारत की विजय। देखिए साउथ इंडिया जो है, दक्षिण भारत पे इसकी जो विजय है, ये बेसिकली इसका श्रेय किसको जाता है, मलिक गफूर। ये बहुत इसका खास आदमी था, मलिक गफूर सेनापति था। इसने दक्षिण भारत पे कई बार अटैक किया और वहाँ पे इसको सफलता मिली। और मलिक गफूर को 1000 दीनारी भी बोला जाता है। 1000 दीनारी इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसको 1000 दीनार में इसको खरीदा गया था, और ये इसीलिए इसको 1000 दीनारी बोला जाता है। और आपका जो तेलंगाना क्षेत्र में वारंगल के शासक थे प्रताप रुद्रदेव सेकंड, काकतीय वंश के थे, और इसने वहाँ से कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। वारंगल के राजा प्रताप रुद्रदेव। आगे देखते हैं। अलाउद्दीन का बाजार नियंत्रण है कृषि संबंधी नीति। तो ये यहाँ से एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है। तो अलाउद्दीन ने क्या किया, मार्केट रिफॉर्म पॉलिसी को लागू किया। मार्केट रिफॉर्म पॉलिसी ये कई बार पूछा भी गया। मार्केट रिफॉर्म पॉलिसी किसके द्वारा इंट्रोड्यूस की गई, ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट मतलब रिफॉर्म था मेडिवल पीरियड में, आप देखोगे। तो उसमें क्या था, मूल्य नियंत्रण प्रणाली। जो भी आपकी कमोडिटीज़ होती थी, जो भी वस्तुएं होती थी, उसमें काला बाजारी ना हो, इसीलिए इसने मार्केट रिफॉर्म पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया। और दोआब का जो क्षेत्र था, उसने वहाँ से 50% तक टैक्स वसूला था। और भू राजस्व जो होता था आपका, लैंड टैक्स होता था, उसको नगद वसूलता था। नगद इसलिए वसूलता था क्योंकि ये इसने सैनिकों को नगद वेतन दिया था। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा कि सैनिकों को कैश में जो सैलरी मिलती थी वो किसके द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी पीरियड में मिलती थी, खिलजी रहे। और ये पहला शासक था जिसने भूमि प्रमाइसिस कराई, और भू राजस्व के लिए मतलब टैक्स कलेक्ट ईजिली हो सके, इसलिए इसने भूमि प्रमाइसिस कराई। और उसको किस इकाई में इसने नापा, बिस्वा। और कर किस तरह कर लगाया, एक मकान कर भी लगाया और चराई कर भी बोलते हैं, जिसको पशु चारण, जो अगर पशु चराए जाते हैं जिस जिस ज़मीन पे, वहाँ पे इसने वहाँ से भी कर वसूला। तो ये आपका था। फिर आगे है दीवाने मुस्त खराज। ये आपका जो विभाग था, ये किसके लिए बनाया गया था, कर वसूली के लिए। कर वसूली के लिए कौन सा डिपार्टमेंट बनाया गया, दीवाने मुस्त खराज। तो ये आपको ये आपको याद रखना है। फिर आगे है इसमें कि भूमि के बदले सैनिकों को नगद वेतन देना, ये इसके द्वारा हुआ। और दाग प्रथा जो शुरू की गई थी, वो भी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। दाग प्रथा, ये दाग प्रथा में क्या होता था, घोड़ों को दागना। और हुलिया प्रथा में होता था आपका सैनिकों का हुलिया पहनावा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और इसके द्वारा अलाउद्दीन के द्वारा कौन कौन सा निर्माण करवाया गया। तो आपका जो अलाई दरवाज़ा है, ये किसके द्वारा बनाया गया, अलाउद्दीन के द्वारा। ये आपका अलाई दरवाज़ा जो है, गेटवे ऑफ कुतुब मीनार जिसको बोलते हैं, कुतुब मीनार के पास ही है। सीरी का किला बनवाया गया दिल्ली में। 1000 खंबा महल बनाया गया जयपुर में। और आपका हौज खास का जो एरिया अभी दिल्ली में है, ये किसके द्वारा बनवाया गया,
ये आपके अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड में बना था। और जो पीडीएस आपका जो है जन वितरण प्रणाली जिसको बोला जाता है, ये भी आपके प्रारंभ की गई। और आपका भोज उत्सव के आयोजन पर प्रतिबंध लगा दिया कि किसी भी तरह का भोज और फेस्टिवल सेलिब्रेट करने वो अलाउ नहीं होगा। और सुल्तान की अनुमति के बिना आपस में वैवाहिक संबंध पर भी रोक लगा दी गई। बट आमीरों के लिए ये नियम लागू था बेसिकली, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, क्योंकि देखिए इसका जो मेन काम था, उसको लगता था कि अगर जो आमीर हैं ये, अगर ये विवाह संबंध और ये सब स्थापित करेंगे आपस में, या भोज उत्सव में बैठेंगे, तो यहाँ पे ये कोई भी किसी भी तरह की कॉन्स्पिरेसी भी कर सकते हैं उसके खिलाफ। इसी डर की वजह से इसने इन सब पे प्रतिबंध लगा दिया था। तो ये आपको याद रखना है। फिर इसका जो मेन दरबारी थे वो क्या था, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो आपके काफ़ी सुल्तानों के टाइम पे दरबारी थे, अमीर खुसरो और हसन दहलवी। अमीर खुसरो को क्या बोला जाता है, तूतीय हिंद। तूतीय हिंद, तूतीय हिंद किसको बोला जाता है, अमीर खुसरो को, जिसको भारत का तोता की पदवी दी गई। ये भी एग्ज़ाम में पूछा गया है कि तूतीय हिंद किसको बोला जाता है, तो अमीर खुसरो को। और अमीर खुसरो ने सितार और बीड़ा का आविष्कार किया था, ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट है, सितार और बीड़ा का। और अलाउद्दीन ने स्वयं को सिकंदर आजम की पदवी दी थी। तो ये भी आप इम्पोर्टेंट है। सिकंदर आजम की पदवी किसने ली, अब धारण की थी, ये अलाउद्दीन खिलजी ने। तो ये आपका खिलजी वंश तक हो गया। इसके बाद हम लोग तुगलक वंश के बारे में पढ़ेंगे। और ये आपका जो दिल्ली सल्तनत है वो 2-3 लेक्चर में, तीन लेक्चर में लगभग ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग मुग़ल वंश के बारे में पूरा पढ़ेंगे डिटेल में। तो ओके, आज का लेक्चर ख़त्म होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। ओके, थैंक यू।